एक लड़की बस एक छोटी सी गलती करती है और उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसे खौफनाक जाल में उलझ जाती है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसी कहानी में एंट्री होती है एक दमदार आईपीएस मैडम की, जो सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से टकराने की हिम्मत रखती हैं, क्योंकि ये कोई आम अपराध नहीं बल्कि हवस का जाल है जहां हर चेहरा साफ दिखता है लेकिन असली सच हमेशा छुपा होता है। उस रात प्रयागराज में मौसम अचानक खराब हो गया था। तेज हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी और लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है जिसमें एक लड़की बहुत डरी हुई आवाज़ में बस इतना कहती है, मैडम मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। कॉल अचानक कट जाता है। कॉल की लोकेशन तुरंत ट्रेस की जाती है और पता चलता है कि वो शहर की एक पॉर्श सोसाइटी से आया था। मामला तुरंत आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा को दिया जाता है, जो अपनी तेज दिमाग और सख्त रवैये के लिए जानी जाती हैं। अंजलि बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती हैं। सोसाइटी बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही होती है। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, कोई चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आई। लेकिन अंजलि को शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं दिखता। तभी पास के एक खाली प्लॉट में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की की हालत देखकर साफ लग रहा होता है कि उसने मरने से पहले बहुत डर और दर्द सहा था। पहचान करने पर पता चलता है कि उसका नाम रितिका है और वो कुछ ही दिनों पहले एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम के ऑफिस में काम करने लगी थी। अंजलि केस को गहराई से देखना शुरू करती है। रितिका के घर जाकर उसके परिवार से बात करती है। परिवार वाले बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रितिका बहुत चुप रहने लगी थी और किसी बात से डरी हुई लगती थी, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया। वहाँ उसकी एक दोस्त बताती है कि रितिका बार बार कहती थी कि वो आदमी मुझे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो आदमी कौन है ये किसी को नहीं पता। अंजलि को अब ये केस सीधा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ लगने लगता है। वो रितिका के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाती है जिसमें पता चलता है कि मौत से पहले उसकी आखिरी कॉल उसी अनजान नंबर से आई थी जिस नंबर से कंट्रोल रूम में कॉल आया था, और उससे पहले उसने कई बार विक्रम से बात की थी। अब शक का दायरा सीधे विक्रम पर जाता है। अंजलि विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाती है। विक्रम एक समझदार और चालाक इंसान होता है। वो खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताता है और कहता है कि वो तो सिर्फ रितिका की मदद कर रहा था क्योंकि वो नई नई जॉब में आई थी। लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा होता है जो अंजलि को सही नहीं लगता। वो महसूस करती है कि विक्रम कुछ छुपा रहा है, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकती। इसी बीच एक नया सुराग मिलता है। रितिका के फ़ोन में एक ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर ऑन था जिसमें एक रिकॉर्डिंग मिलती है और उस रिकॉर्डिंग में एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो रितिका को धमका रहा होता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम बुरा होगा। आवाज़ काफ़ी हद तक विक्रम से मिलती जुलती होती है, लेकिन ये अभी भी पक्का सबूत नहीं होता। अंजलि अब समझ जाती है कि यह मामला सिर्फ मर्डर का नहीं है, इसके पीछे हवस और पावर का खेल है। वो एक प्लान बनाती है और मीडिया में खबर फैला देती है कि रितिका जिंदा है और जल्द ही अपना बयान देने वाली है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और जैसे ही ये बात विक्रम तक पहुंचती है वो घबरा जाता है। उसी रात वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है उसे तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। पुलिस पहले से ही उसके फ़ोन पर नज़र रख रही होती है, लोकेशन ट्रेस होती है और अंजलि अपनी टीम के साथ तुरंत उस जगह पर छापा मारती है। वहाँ एक बंद कमरे में रितिका जिंदा मिलती है लेकिन बहुत बुरी हालत में। वो इतनी डरी होती है कि ठीक से बोल भी नहीं पाती। विक्रम वहीं से गिरफ्तार हो जाता है और पूछताछ में आखिरकार सच सामने आता है कि उसने अपनी हवस और अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब किया था। वो रितिका को ब्लैकमेल कर रहा था और जब उसे लगा कि वो सच बाहर ला सकती है तो उसने उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अंजलि की समझदारी और सही समय पर लिए गए फैसले ने न सिर्फ एक लड़की की जान बचाई बल्कि एक बड़े अपराधी को कानून के सामने ला खड़ा किया। और यही वो पल था जब अंजलि को यकीन हो गया कि ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम के अंधेरे चेहरे का है और असली खेल अभी बाकी है। रितिका के जिंदा मिलने के बाद केस और भी गंभीर हो गया था क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं बल्कि एक बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रहा था। आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा ने तुरंत रितिका को अस्पताल में सुरक्षा के साथ भर्ती कराया और डॉक्टरों को साफ निर्देश दिया कि उसकी हालत
आदत और बयान दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में रितिका इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों में हर वक्त वही डर था, जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा हो। दूसरी तरफ विक्रम को थाने लाकर कड़ी पूछताछ शुरू की गई, लेकिन वो बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था और कहता रहा कि उसे फंसाया जा रहा है। अंजलि समझ चुकी थी कि विक्रम अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। तभी फोन रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच में कुछ चौंकाने वाले सबूत सामने आए। विक्रम के अकाउंट से कई अजीब ट्रांसफर हुए थे जो अलग अलग लोगों के नाम पर थे और उन सभी का कनेक्शन शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाली लड़कियों से था। अंजलि को शक हुआ कि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि लड़कियों को फंसाने और ब्लैकमेल करने का पूरा जाल है। उसी दौरान रितिका धीरे धीरे होश में आती है और उसका पहला सवाल होता है, मैडम वो पकड़ा गया क्या? अंजलि उसे भरोसा दिलाती है कि अब वो सुरक्षित है और सच बताना बहुत जरूरी है। रितिका रोते हुए बताती है कि विक्रम ने पहले उसे नौकरी का लालच दिया, फिर धीरे धीरे उस पर दबाव बनाने लगा, उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। और सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लड़कियां इस जाल में फंसी हुई हैं। ये सुनकर अंजलि का शक यकीन में बदल जाता है कि ये एक संगठित अपराध है। अंजलि तुरंत अपनी टीम को एक्टिव करती है और उन सभी नंबरों और खातों की जांच शुरू करवा देती है जो विक्रम से जुड़े हुए थे। तभी एक और बड़ा खुलासा होता है, इस रैकेट में कुछ अंदर के लोग भी शामिल थे, यानी सिस्टम के ही कुछ लोग इस गंदे खेल का साथ दे रहे थे। ये जानकर मामला और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि अब दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी था। अंजलि को हर कदम बहुत सोच समझकर रखना था। तभी एक दिन अचानक रितिका के कमरे के बाहर एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है जो डॉक्टर बनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वो पकड़ा जाता है और पूछताछ में कबूल होता है कि उसे रितिका को ख़त्म करने के लिए भेजा गया था। अब यह साफ हो चुका था कि कोई बहुत ताकतवर आदमी इस पूरे खेल को चला रहा है और वो किसी भी कीमत पर सच को बाहर नहीं आने देना चाहता। अंजलि ने फैसला किया कि अब सीधे उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा, लेकिन सवाल ये था कि वो कौन है। तभी विक्रम के फ़ोन से एक डिलीट किया हुआ मैसेज रिकवर होता है जिसमें सिर्फ एक नाम लिखा होता है, सर, और उसी के नीचे एक लाइन लिखी होती है, काम जल्दी ख़त्म करो वरना सब डूब जाएंगे। यह मैसेज इस बात का सबूत था कि विक्रम सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। और अब अंजलि के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस सर तक पहुंचना, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आता यह हवस का जाल टूटने वाला नहीं था। रितिका के बयान और विक्रम की गिरफ्तारी के बाद मामला पूरी तरह एक बड़े रैकेट की तरफ मुड़ चुका था, लेकिन असली खेल अभी सामने आना बाकी था। आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा ने अपनी टीम के साथ बैठकर पूरे केस को फिर से जोड़ा। हर कॉल, हर ट्रांजैक्शन, हर शकी चेहरे को एक एक करके खंगाला जाने लगा। विक्रम अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे उसे किसी और का डर हो। अंजलि ने उसकी कमजोरी पकड़ ली और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की। उसे यह एहसास दिलाया कि जिस सर के लिए वो ये सब कर रहा है वही उसे सबसे पहले खत्म कर देगा। धीरे धीरे विक्रम टूटने लगा और उसने बताया कि वो सिर्फ लड़कियों को फंसाने और कंट्रोल करने का काम करता था, असली फैसले कोई और लेता था और वही लोग तय करते थे कि किसे डराना है, किसे इस्तेमाल करना है और किसे हमेशा के लिए चुप कराना है। ये सुनकर टीम को यकीन हो गया कि ये एक संगठित गिरोह है। तभी एक और बड़ा सुराग सामने आया। विक्रम के लैपटॉप से कुछ इनक्रिप्टेड फाइल्स मिली जिन्हें साइबर टीम ने घंटों की मेहनत के बाद खोला। उन फाइल्स में कई लड़कियों की डिटेल्स थी, नाम, पता, फोटो और उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे सबूत। ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम था जहां हवस और डर के जरिए लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा था। अंजलि का गुस्सा अब और बढ़ चुका था, लेकिन उसे पता था कि जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। तभी एक और नाम सामने आया, एक हाई प्रोफाइल क्लब जहां से कई लड़कियों का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। अंजलि ने अपनी टीम के साथ वहां रेड की योजना बनाई, लेकिन रेड से पहले ही खबर लीक हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो सब कुछ साफ कर दिया गया था, कोई सबूत नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। यह सिर्फ संकेत था कि सिस्टम के अंदर कोई जानकारी लीक कर रहा है। अब मामला और खतरनाक हो गया था। अंजलि को समझ आ गया कि दुश्मन बहुत करीब है, शायद उसकी अपनी टीम या विभाग में ही कोई शामिल है। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली और सिर्फ 2 भरोसेमंद अधिकारियों को ही असली प्लान में शामिल किया। बाकी सबको अलग अलग झूठी जानकारी दी गई ताकि पता चल सके
कि लीक कहाँ से हो रही है। इसी बीच रितिका की हालत थोड़ी बेहतर हुई और उसने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि एक बार विक्रम उसे एक बड़े होटल में ले गया था जहां उसने एक आदमी को देखा था जिसे सब सर कहकर बुला रहे थे। उस आदमी का चेहरा तो उसे साफ याद नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ और एक खास आदत, वो हर बात के बाद अपनी उंगली से टेबल पर हल्का सा टैप करता था। यह बात अंजलि के दिमाग में बैठ गई क्योंकि ये एक छोटा सा क्लू था जो आगे चलकर बहुत बड़ा साबित हो सकता था। अंजलि ने शहर के बड़े बड़े लोगों की लिस्ट बनवाई, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, अफसर, और उनके मीटिंग्स और लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। तभी एक चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया। एक सीनियर अधिकारी जो अक्सर विक्रम के संपर्क में रहता था और जिसकी मीटिंग्स उसी होटल में होती थी जहाँ रितिका को ले जाया गया था। शक गहराने लगा, लेकिन बिना पुख्ता सबूत के अंजलि सीधे कदम नहीं उठा सकती थी। तभी एक रात अचानक विक्रम की तबीयत जेल में खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उस पर हमला हो जाता है। कोई उसे खत्म करना चाहता था ताकि वो सच ना बता सके। पुलिस की वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि सर बहुत ताकतवर है और अपने हर मोहरे को ख़त्म करने में भी पीछे नहीं हटता। अंजलि अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक युद्ध है, सच और झूठ के बीच, और इस युद्ध में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। उसने फैसला किया कि अब वो सीधे वार करेगी, लेकिन इस बार बिना किसी को भनक लगे, क्योंकि अब खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। सर तक पहुंचना ही इस पूरे हवस के जाल को खत्म करने का एकमात्र रास्ता था। अंजलि ये पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल या एक गैंग का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो सिस्टम के अंदर रहकर ही सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए उसने सीधे वार करने की बजाय एक ऐसा जाल बिछाने का फैसला किया जिसमें सर खुद फंस जाए। सबसे पहले उसने अपनी टीम के अंदर ही लीक पकड़ने के लिए जो प्लान बनाया था उसका रिजल्ट सामने आने लगा था। अलग अलग लोगों को अलग अलग झूठी जानकारी दी गई थी और कुछ ही घंटों में एक खास जानकारी बाहर पहुंच गई। इससे साफ हो गया कि विभाग के अंदर ही एक अधिकारी इस रैकेट से जुड़ा हुआ है। अंजलि ने बिना किसी को बताए उस अधिकारी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसका फोन, उसकी मीटिंग्स, उसकी लोकेशन सब ट्रैक होने लगा। इसी दौरान विक्रम धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे अब एहसास हो गया था कि सर उसे कभी बचाने वाला नहीं बल्कि मौका मिलते ही खत्म कर देगा। अंजलि ने इसी डर का फायदा उठाया और उसे सुरक्षा देने का भरोसा देकर सच निकलवाने की कोशिश की। काफी दबाव के बाद विक्रम ने एक अहम बात बताई। उसने कहा कि सर कभी सीधे सामने नहीं आता, वो हमेशा अपने लोगों के जरिए काम करता है और मीटिंग्स भी सिर्फ खास जगहों पर होती है जहां पहले से ही सब सेट होता है। लेकिन उसने एक और क्लू दिया, सर हमेशा अपने साथ एक खास तरह की घड़ी पहनता है और उसकी उंगली से टेबल पर टैप करने की आदत वही है जो रितिका ने बताई थी। ये छोटा सा पैटर्न अब अंजलि के दिमाग में पूरी तस्वीर बनाने लगा था। दूसरी तरफ जिस संदिग्ध अधिकारी पर शक था उसकी एक मीटिंग का पता चला जो उसी होटल में होने वाली थी जहां पहले भी कनेक्शन मिला था। अंजलि ने इस बार पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन प्लान किया, लेकिन इस बार उसने अपनी टीम के बहुत कम लोगों को शामिल किया ताकि फिर से लीक ना हो। होटल के अंदर सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात की गई, कैमरे सेट किए गए और हर एंट्री एग्जिट पर नजर रखी जाने लगी। मीटिंग का समय करीब आ रहा था और माहौल में एक अजीब सा तनाव था। तभी वो संदिग्ध अधिकारी होटल में एंट्री करता है और सीधे एक प्राइवेट रूम की तरफ जाता है। कुछ देर बाद वहां एक और आदमी आता है, चेहरा छुपा हुआ, चाल में आत्मविश्वास और हाथ में वही खास घड़ी। अंजलि दूर से उसे देख रही थी और जैसे ही वो बैठता है वो अपनी उंगली से टेबल पर हल्का हल्का टैप करने लगता है। वही आदत, वही अंदाज। अब अंजलि को यकीन हो चुका था कि यही सर है, लेकिन अभी भी उसे रंगे हाथ पकड़ना जरूरी था। तभी अंदर की बातचीत रिकॉर्ड होने लगती है जिसमें साफ सुनाई देता है कि वो आदमी विक्रम और बाकी लड़कियों के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि जो भी कमजोर कड़ी हो उसे खत्म कर दो। यह सुनते ही अंजलि को समझ आ गया कि अब एक सेकंड भी देर करना खतरे से खाली नहीं है। उसने तुरंत रेड का सिग्नल दिया और पुलिस ने कमरे को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर एंट्री हुई वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बच नहीं पाता। उसे वहीं पकड़ लिया जाता है और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है पूरा मामला हिल जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर अधिकारी होता है जिस पर पहले शक हुआ था। यानी सिस्टम का ही एक बड़ा अधिकारी इस पूरे हवस के जाल का मास्टरमाइंड निकला। अंजलि की
आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि अब असली लड़ाई कोर्ट में होने वाली थी। उस अधिकारी ने शुरुआत में सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन जब उसके सामने रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन और गवाह रखे गए तो उसकी सारी चालाकी खत्म हो गई। उसने माना कि उसने अपनी ताकत और पद का इस्तेमाल करके ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। लड़कियों को फंसाना, ब्लैकमेल करना और फिर उन्हें कंट्रोल करना, ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल था, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका था। अंजलि ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके मन में एक बात अभी भी चल रही थी, क्या सच में ये अंत है या इस जाल के पीछे अभी भी और भी चेहरे छुपे हुए हैं। सीनियर अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर फैल चुकी थी कि कैसे एक ऊंचे पद पर बैठा इंसान अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल करके एक गंदा रैकेट चला रहा था। लेकिन आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा जानती थी कि गिरफ्तारी ही अंत नहीं होती, असली लड़ाई अब कोर्ट में शुरू होने वाली थी। जांच और तेज कर दी गई। उस अधिकारी के घर, ऑफिस और उसके सारे ठिकानों पर छापे पड़े, जहां से कई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फाइलें मिली जिनमें दर्जनों लड़कियों की जानकारी, वीडियो और ब्लैकमेल के सबूत मौजूद थे। ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा सच बन चुका था जो पूरे सिस्टम को हिला सकता था। उधर रितिका अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अंजलि उससे मिलने गई और उसे भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रितिका ने हिम्मत जुटाई और कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ आरोपी अधिकारी ने अपने रसूख और पैसों का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, गवाहों को डराने की कोशिश हुई, कुछ सबूत गायब करने की भी कोशिश की गई। लेकिन अंजलि ने पहले ही हर चीज का बैकअप कॉपी सुरक्षित रखी थी और अपनी ही टीम को साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी काम में ढील नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आरोपी के वकील हर तरह के इसको कमजोर करने की कोशिश करने लगे। रितिका के चरित्र पर सवाल उठाए गए, उसकी बातों को झूठा साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार रितिका चुप नहीं रही। उसने पूरी हिम्मत के साथ सच बताया, कैसे उसे फंसाया गया, कैसे उसे ब्लैकमेल किया गया और कैसे उसे खत्म करने की कोशिश की गई। उसकी गवाही के साथ साथ रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शन और बाकी सबूत इतने मजबूत थे कि धीरे धीरे सच सबके सामने साफ होता गया। विक्रम ने भी आखिरकार कोर्ट में सब कबूल कर लिया और बताया कि वो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल उस अधिकारी का था। कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार वो दिन आया जब जज ने फैसला सुनाया। कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति उसके पद या ताकत से बड़ा नहीं होता और जो व्यक्ति अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है उसे सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। आरोपी अधिकारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रितिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि राहत के थे। बाहर निकलते ही मीडिया ने अंजलि को घेर लिया, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, ये जीत मेरी नहीं सच की है। केस खत्म हो चुका था, लेकिन अंजलि के दिमाग में एक सवाल अभी भी बाकी था। तभी उसे याद आया वो आखिरी मैसेज जो आरोपी के फोन से मिला था, अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म नहीं होगा। अंजलि ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। और यहीं से ये इशारा मिलता है कि इस हवस के जाल की जड़ें शायद और भी गहरी हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अंजलि फिर से उसी लड़ाई के लिए तैयार खड़ी होगी। सीनियर अधिकारी को सजा मिलने के बाद कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत लग रहा था, जैसे शहर की एक बड़ी सच्चाई को देख लिया हो और अब सब सामान्य हो रहा था। लेकिन आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, क्योंकि उन्हें बार बार वही आखिरी मैसेज याद आ रहा था, अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म नहीं होगा। और उनका शक धीरे धीरे सही साबित होने लगा। एक रात अचानक शहर के अलग अलग इलाकों से 3 लड़कियों के गायब होने की खबर आती है। तीनों का कोई आपस में सीधा संबंध नहीं था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, तीनों के फोन आखिरी बार एक ही लोकेशन पर एक्टिव पाए गए थे। अंजलि को तुरंत लगा कि ये कोई साधारण किडनैपिंग नहीं है, बल्कि उसी पुराने जाल का नया रूप है। जांच शुरू हुई तो पता चला उन लड़कियों में से एक ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक अनजान प्रोफाइल से बात शुरू की थी, दूसरी को एक जॉब ऑफर मिला था और तीसरी को किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। यानी तरीका अलग था, लेकिन मकसद वही, फंसाना, कंट्रोल करना और इस्तेमाल करना। अंजलि ने तुरंत साइबर टीम को एक्टिव किया और उन सभी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करना शुरू किया। तभी एक नया नाम सामने आया, एक ऐप जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन असल में उसके जरिए लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। ये ऐप यूजर्स की पर्सनल जानकारी चुरा रहा था और फिर उसी के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। अंजलि को समझ आ गया कि इस बार अपराधियों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और ये खेल पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तभी एक लड़की के परिवार को एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो पुलिस से दूर रहें। यह साफ इशारा था कि अपराधी बहुत संगठित और आत्मविश्वासी है। अंजलि ने फैसला किया कि इस बार सीधे टकराने की बजाय उन्हें अंदर घुसकर खेल खत्म करना होगा। उन्होंने
उन्होंने अपनी एक महिला कांस्टेबल को नकली प्रोफाइल के जरिए उसी ऐप पर एक्टिव किया ताकि वो उस नेटवर्क तक पहुंच सके। कुछ ही दिनों में उस कांस्टेबल को भी वही मैसेज मिलने लगे। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और फिर धीरे धीरे पर्सनल जानकारी मांगना। सब कुछ एक तय पैटर्न पर चल रहा था, लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। हर चैट, हर कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। तभी एक दिन उस कांस्टेबल को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। लोकेशन शहर के बाहर एक सुनसान फार्म हाउस की होती है। अंजलि समझ जाती है कि यही वो जगह हो सकती है जहां से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस बार एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर प्लान बनाया। कुछ पुलिस वाले दूर से निगरानी करेंगे और जैसे ही पुख्ता सबूत मिलेगा तुरंत कार्यवाही की जाएगी। कांस्टेबल तय समय पर वहां पहुंचती है। अंदर जाते ही उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। हर कमरे में कैमरे, सिक्योरिटी सिस्टम और कई संदिग्ध लोग मौजूद थे। तभी उसे एक कमरे में उन गायब लड़कियों में से एक दिखाई देती है जो बहुत डरी हुई हालत में थी। ये देखकर साफ हो गया कि यही वो जगह है जिसकी तलाश थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर सिग्नल देने की कोशिश करती है, अचानक एक आदमी उसकी हरकत पर शक कर लेता है और माहौल बदल जाता है। अब खेल खुल चुका था। अंजलि को तुरंत फैसला लेना था, या तो अभी रेड करे या सब कुछ हाथ से निकल जाए। और यहीं से शुरू होती है एक और खतरनाक टक्कर, जहां इस बार दुश्मन पहले से ज़्यादा तैयार और ज़्यादा निर्दयी था। फार्म हाउस के अंदर हालात अचानक बिगड़ चुके थे क्योंकि अंडर कवर गई महिला कांस्टेबल पर शक हो गया था और अब हर सेकंड की देरी उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। बाहर दूर खड़ी आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा अपनी टीम के साथ हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। जैसे ही उन्हें अंदर से हल्का सा इशारा मिला कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है, उन्होंने बिना देर किए रेड का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में पुलिस ने पूरे फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसते ही अफरा तफरी मच गई। कई लोग भागने लगे, कुछ ने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। एक एक करके सभी को काबू में किया जाने लगा। उसी दौरान अंजलि सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां कांस्टेबल और किडनैप की गई लड़कियां थीं। दरवाजा तोड़कर जैसे ही वो अंदर पहुंची, उन्होंने देखा कि लड़कियां बेहद डरी हुई हालत में थी, लेकिन जिंदा थी। उन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ कुछ अहम लोग भी पकड़े गए जिनके पास से कई फोन, लैपटॉप और डेटा डिवाइस मिले। लेकिन अंजलि जानती थी कि ये सिर्फ छोटे खिलाड़ी हैं, असली दिमाग अभी भी सामने नहीं आया है। पूछताछ शुरू हुई तो पकड़े गए लोगों ने शुरुआत में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। उन्होंने कबूल किया कि यह पूरा नेटवर्क ऑनलाइन ऐप के जरिए लड़कियों को फंसाने, उनकी जानकारी इकट्ठा करने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब एक नए बॉस के इशारे पर हो रहा था जिसे कोई सीधे नहीं जानता था। सब लोग उसे सिर्फ सरटू कहकर बुलाते थे। ये सुनते ही अंजलि को समझ आ गया कि पहले वाले केस का जाल सच में खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब और भी बड़ा और खतरनाक रूप ले चुका था। तभी एक और बड़ा खुलासा हुआ। फार्म हाउस सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि ऐसे कई ठिकाने शहर और आसपास के इलाके में फैले हुए थे। यानी ये पूरा ऑपरेशन एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। अंजलि ने तुरंत बाकी लोकेशन ट्रैक करने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। उस लोकेशन में से एक पर पहले ही सब कुछ खाली कर दिया गया था, जैसे किसी को पुलिस की पहले से ही हर चाल पता हो। इसका मतलब साफ था कि इस बार भी सिस्टम के अंदर से कोई जानकारी लीक कर रहा है। अंजलि का शक और गहरा हो गया और उन्होंने तुरंत अपनी टीम को सीमित कर दिया। अब सिर्फ कुछ भरोसेमंद लोग ही ऑपरेशन का हिस्सा थे। इसी बीच पकड़े गए आरोपी ने डर के मारे एक अहम बात बता दी। उसने कहा कि सरटू कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता और हर बार अपनी पहचान बदल लेता है। लेकिन उसकी एक आदत है, वो हर मीटिंग में अपने लोगों को एक खास कोड वर्ड देता है जिससे उसकी पहचान पक्की होती है। ये कोड हर बार बदलता है, लेकिन उसका पैटर्न एक जैसा रहता है। ये सुनकर अंजलि को लगा कि यही वो सुराग है जिससे वो इस बार उस तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ बचाई गई लड़कियों में से एक ने बताया कि उसने एक बार उस सरटू की आवाज़ सुनी थी और वो किसी बड़े और पढ़े लिखे इंसान की तरह बोल रहा था। यानी वो कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि कोई एक ऐसा शख्स था जिसे सिस्टम और टेक्नोलॉजी दोनों की ही अच्छी समझ थी। अब केस और भी पेचीदा हो चुका था। अंजलि ने फैसला किया कि इस बार वो सीधे उस नेटवर्क के अंदर घुसकर ही सरटू तक पहुंचेगी। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस बार दुश्मन ज़्यादा चालाक है और एक छोटी सी गलती भी पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती है। और इसी अनिश्चितता
और खतरे के बीच कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर कदम सोच समझकर रखना जरूरी था, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कई जिंदगियां और सिस्टम की सच्चाई थी। फार्म हाउस पर हुई रेड के बाद अब यह साफ हो चुका था कि सर्टू कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि बहुत चालाक और योजनाई तरीके से काम करने वाला मास्टरमाइंड है। आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा ने फैसला किया कि इस बार उसे पकड़ने के लिए सिर्फ बाहर से वार करना काफ़ी नहीं होगा, उसे अंदर घुसकर ही खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक बेहद जोखिम भरा प्लान बनाया जिसमें वो खुद अंडर कवर जाने वाली थी। उनकी टीम ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक ऐसी महिला जो नौकरी की तलाश में है और जिसे आसानी से टारगेट बनाया जा सके। अंजलि ने उसी संदिग्ध ऐप के जरिए अपना प्रोफाइल एक्टिव किया और कुछ ही दिनों में उसे भी वही पैटर्न दिखने लगा। पहले दोस्ती, फिर भरोसा, फिर निजी जानकारी मांगना, सब कुछ बहुत प्लान तरीके से हो रहा था। लेकिन इस बार सामने वाला नहीं जानता था कि वो एक आईपीएस ऑफिसर से खेल रहा है। धीरे धीरे अंजलि उस नेटवर्क के और करीब पहुंचती गई। तभी एक दिन उसे एक खास मीटिंग के लिए बुलाया गया। लोकेशन इस बार शहर के अंदर एक हाई प्रोफाइल होटल थी। अंजलि समझ गई कि यह मौका बहुत बड़ा है लेकिन खतरा भी उतना ही ज़्यादा है। उन्होंने अपनी टीम को बैकअप में रखा लेकिन खुद अकेले ही अंदर जाने का फैसला किया ताकि किसी को शक ना हो। होटल के अंदर माहौल बहुत सामान्य था लेकिन हर कोने में नज़र रखने वाले लोग मौजूद थे। अंजलि को एक प्राइवेट लॉज में ले जाया गया जहां कुछ और लड़कियां बैठी थीं। सभी डरी हुई लेकिन चुप थी। तभी वहां एक आदमी आता है, चेहरा आधा छुपा हुआ, चाल में आत्मविश्वास और आवाज़ में ठंडापन। वो सभी से एक एक करके बात करता है और उनके डर को समझते हुए उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अंजलि ने ध्यान से उसकी हर हरकत को देखा, उसका बोलने का तरीका, उसके शब्द और सबसे बड़ी उसकी आदत, वो हर बात के बाद हल्के से टेबल पर उंगली से टैप करता था। वही आदत जो पहले वाले सर की थी। अब अंजलि को समझ आ गया कि ये खेल और भी गहरा है और शायद सर्टू उसी पुराने नेटवर्क का हिस्सा है या उससे जुड़ा हुआ है। तभी उस आदमी ने अंजलि को अलग से बात करने के लिए बुलाया। यह सबसे खतरनाक पल था क्योंकि अगर उसकी पहचान खुलती तो सब खत्म हो सकता था। बातचीत के दौरान वो आदमी अंजलि को परखने की कोशिश करता है, उससे ऐसे सवाल पूछता है जो किसी आम इंसान को घबरा सकते हैं। लेकिन अंजलि पूरी शांति से जवाब देती है और खुद को एक कमजोर और डरी हुई लड़की की तरह दिखाती है, जिससे उस आदमी का शक कम हो जाता है। फिर वो उसे एक ऑफर देता है, पैसे, सुरक्षा और एक बेहतर जिंदगी के बदले में उसके कहे अनुसार काम करना। ये साफ था कि वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है। अंजलि अंदर ही अंदर हर बात रिकॉर्ड कर रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। वो आदमी किसी को फ़ोन करता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, नया माल ठीक है लेकिन ध्यान रखना पिछली बार जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही अंजलि को यकीन हो गया कि ये वही नेटवर्क है जो पहले पकड़ा गया था और अब और भी सावधानी से काम कर रहा है। लेकिन तभी उस आदमी की नज़र अंजलि के हाथ पर जाती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वो अचानक चुप हो जाता है, उसकी आंखों में शक दिखाई देने लगता है। अब माहौल बदल चुका था। अंजलि समझ गई कि उसका भेद खुलने वाला है। उन्होंने तुरंत बाहर टीम को सिग्नल देने की कोशिश की लेकिन उससे पहले ही उस आदमी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। कुछ ही सेकंड में कमरे का दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ हथियार बंद लोग खड़े हो गए। अब अंजलि सीधे खतरे के बीच फंस चुकी थी लेकिन वो भी तैयार थी। उन्होंने एक पल भी गवाए बिना अपनी पहचान उजागर की और जोर से कहा, पुलिस, कोई भागेगा नहीं। बाहर खड़ी टीम ने तुरंत एक्शन लिया और होटल को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर अफरा तफरी मच गई। कई लोग भागने की कोशिश करने लगे, कुछ लोग लड़ने की कोशिश करने लगे लेकिन इस बार अंजलि खुद मैदान में थी। थोड़ी झड़प के बाद कई लोग पकड़ लिए गए लेकिन वो आदमी जिस पर सबसे ज़्यादा शक था वो फिर से बच निकलता है। बस एक बार फिर वो हाथ से निकल गया लेकिन इस बार अंजलि खाली हाथ नहीं थी। उसके पास उसकी आवाज़, उसका तरीका और उसके नेटवर्क का और गहरा सुराग था। अब ये साफ हो चुका था कि सर्टू बहुत करीब है, बस एक कदम और सच पूरी तरह सामने होगा। होटल ऑपरेशन में सर्टू के हाथ से निकल जाने के बाद आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा के लिए ये साफ हो चुका था कि अब मामला सिर्फ बाहर के अपराधियों तक सीमित नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं अंदर से भी कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। क्योंकि इतनी सटीक प्लानिंग के बाद भी आखिरी पल में सर्टू का बच निकलना किसी संयोग से ज्यादा एक इशारा था। अंजलि ने तुरंत अपनी पूरी रणनीति बदल दी और इस बार उसने फैसला किया कि वो सिर्फ सबूत नहीं बल्कि उस गद्दार को भी ढूंढेगी जो सिस्टम के अंदर रहकर इस जाल को जिंदा रखे हुए है। उसने अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट दिया।
एक टीम खुले तौर पर बाकी ठिकानों पर कार्यवाही कर रही थी ताकि सर्टू का ध्यान वहां रहे, जबकि दूसरी छोटी और भरोसेमंद टीम चुपचाप उस लीक को ट्रैक कर रही थी। इसी दौरान एक अहम सुराग सामने आया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा चेहरा दिखा जो सीधे किसी कार्यवाही में शामिल नहीं था, लेकिन हर अहम पल पर वहां मौजूद था। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस विभाग का ही एक मध्यम स्तर का अधिकारी था, जो पहले भी कई बार अंजलि के ऑपरेशन के आसपास देखा गया था। शक अब और गहरा हो गया। अंजलि ने उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करवाई तो पता चला कि वो बार बार ऐसे नंबरों से संपर्क में था जो इस रैकेट से जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह सामने आया कि वही अधिकारी हर बार ऑपरेशन से ठीक पहले किसी अनजान नंबर पर लोकेशन और प्लान की जानकारी भेज रहा था। यानी वही गद्दार था जो अंदर की हर बात बाहर पहुंचाता रहा। अंजलि ने बिना देर किए उसे चुपचाप निगरानी में रखवाया और सही मौके का इंतजार करने लगी। कुछ ही दिनों में उस अधिकारी की एक मीटिंग का पता चला जो शहर के बाहर एक पुराने वेयर हाउस में होने वाली थी। अंजलि ने इस बार पूरी तैयारी के साथ जाल बिछाया, लेकिन इस बार उसने किसी को भी असली प्लान नहीं बताया, यहां तक कि अपनी टीम के ज्यादातर लोगों को भी नहीं। सिर्फ 2 भरोसेमंद अधिकारियों को साथ लेकर वो खुद मौके पर पहुंची। वेयर हाउस के अंदर माहौल बेहद संदिग्ध था, अंधेरा, सन्नाटा और कुछ छुपे हुए लोग। थोड़ी देर बाद वही गद्दार अधिकारी अंदर आता है और किसी का इंतजार करने लगता है। कुछ ही पलों में एक कार वहां आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है। चेहरा अब भी छुपा हुआ था, लेकिन चाल वही थी, आत्मविश्वास वही था। और जैसे ही वो अंदर आता है वो अपनी उंगलियों से पास रखी मेज पर हल्का सा टैप करता है। वही पुरानी आदत, वही संकेत। अंजलि समझ जाती है कि यही सर्टू है, लेकिन इस बार वो उसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना चाहती। उसने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसमें साफ सुनाई देने लगा कि वो गद्दार अधिकारी उसे पुलिस की हर जानकारी दे रहा था और बदले में पैसे और सुरक्षा पा रहा था, अंजलि ने तुरंत एक्शन लिया। चारों तरफ से पुलिस अंदर घुस गई और दोनों को घेर लिया। गद्दार अधिकारी तो डर के मारे वहीं रुक गया, लेकिन सर्टू ने फिर से भागने की कोशिश की। थोड़ी झड़प हुई, गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार अंजलि खुद उसके पीछे दौड़ी और आखिरकार उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, अंजलि एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वो कोई अनजान चेहरा नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। एक हाई प्रोफाइल साइबर एक्सपर्ट जो पहले पुलिस की मदद कर चुका था और सिस्टम के काफी करीब था। यानी इस बार दुश्मन ने सिर्फ सिस्टम के अंदर घुसपैठ ही नहीं की थी बल्कि खुद को मददगार बनाकर भरोसा भी जीत लिया था। यह सबसे बड़ा धोखा था। अंजलि की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे, लेकिन अब खेल खत्म होने वाला था। सर्टू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अनजान मुस्कान थी, जैसे वो हार कर भी कुछ छुपा रहा हो। और जाते जाते उसने बस इतना कहा, मैडम आपने सिर्फ एक हिस्सा पकड़ा है, असली जाल अभी भी बाकी है। और यही वो लाइन थी जिसने अंजलि को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ये अंत है या तूफान अभी बाकी है। सर्टू की गिरफ्तारी के बाद पूरे विभाग में हलचल मच गई थी, क्योंकि इस बार अपराध सिर्फ हवस या ब्लैकमेल तक सीमित नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी, पावर और सिस्टम के अंदर घुसकर खेला गया एक बहुत बड़ा खेल था। आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा ने बिना समय गवाए उसके सारे डिजिटल नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। उसके लैपटॉप, सर्वर और छुपे हुए अकाउंट से जो डेटा मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। देश के अलग अलग शहरों में फैला हुआ एक पूरा नेटवर्क, जहां लड़कियों को अलग अलग तरीके से फंसाया जाता था और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नेटवर्क में कुछ बड़े नाम भी जुड़े हुए थे, जिसमें बिजनेसमैन, मीडिया और यहाँ तक कि कुछ सरकारी लोग भी शामिल थे। मामला बहुत बड़ा हो चुका था और हर कदम बहुत सावधानी से उठाना जरूरी था। दूसरी तरफ पकड़ा गया गद्दार अधिकारी भी अब टूट चुका था और उसने कबूल किया कि वो पैसों और लालच में आकर इस जाल का हिस्सा बना और उसी के जरिए सर्टू को हर ऑपरेशन की जानकारी मिलती थी। कोर्ट में केस शुरू हुआ। इस बार भी आरोपी ने खुद को बचाने के लिए हर चाल चली, बड़े वकील, तकनीकी दलीलें और सबूतों को झूठा साबित करने की कोशिश। लेकिन अंजलि ने इस बार एक एक चीज इतनी मजबूती से तैयार की थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। रितिका समेत कई पीड़िता लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए गवाही दी। उनकी आवाज अब डर से नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद से भरी हुई थी। कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। जो लोग अपने पद, ज्ञान और ताकत का इस्तेमाल समाज को बचाने के लिए करने की बजाय उसे बर्बाद करने में करते हैं, उन्हें कानून
कानून सबसे कड़ी सजा देगा। सर्टू और उसके साथियों को लंबी सजा सुनाई गई। कोर्ट रूम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा राहत का था। बाहर मीडिया अंजलि से ये सवाल कर रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये अंत नहीं, ये एक लड़ाई की जीत है, जंग अभी बाकी है। केस बंद होने के बाद अंजलि अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। तभी उन्हें एक अनजान नंबर से एक मैसेज मिला, आप बहुत करीब आ गई हैं, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। सीजन 3 में मिलते हैं। ये पढ़ते ही अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में वही सख्ती थी, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह हवस का जाल सिर्फ शहर या कुछ लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। और अगर सच में इस जाल को खत्म करना है तो उन्हें पहले से भी ज्यादा खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। सीजन 2 के खत्म होते ही जिस मैसेज ने आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा को झकझोर दिया था, वही अब हकीकतें बनकर सामने आने लगा था, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर अलग अलग शहरों से मिलते जुलते केस आने लगे। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और जयपुर, हर जगह एक ही पैटर्न दिख रहा था। लड़कियों को ऑनलाइन फंसाना, उनकी निजी जानकारी इकट्ठा करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके एक बड़े नेटवर्क में ढकेल देना। अंजलि को तुरंत समझ आ गया कि ये अब सिर्फ एक शहर का मामला नहीं रहा, बल्कि एक पूरे देश में फैला हुआ संगठित अपराध है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि हर जगह काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, जिससे पकड़ना और भी मुश्किल हो रहा था। अंजलि ने तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, जिसमें अलग अलग राज्यों के चुनिंदा और भरोसेमंद अधिकारी शामिल किए गए। लेकिन इस बार उसने एक बात का खास ध्यान रखा, टीम जितनी छोटी और सीक्रेट होगी उतना ही अच्छा, क्योंकि पिछली बार की तरह कोई भी लीक पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकता है। जांच शुरू हुई तो सबसे पहले उन सभी केसों के डेटा को एक साथ जोड़कर देखा गया, और वहीं से एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। हर केस में एक कॉमन डिजिटल सिग्नेचर था, एक खास तरह का इंक्रिप्शन और कोडिंग स्टाइल, जो ये साबित करता था कि चाहे ऑपरेशन अलग अलग जगह पर हो रहा हो, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाला दिमाग एक ही है। यानी अब सामने था एक नया और सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड, जिसे टीम ने नाम दिया किंग, क्योंकि वो खुद सामने नहीं आता था, लेकिन हर जगह उसका ही कंट्रोल था। इसी बीच एक और बड़ा सुराग मिला, एक इंटरनेशनल सर्वर से जुड़ा हुआ डेटा, जिससे ये अंदाजा लगा कि ये नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार बाहर के देशों से भी जुड़े हुए हैं। मामला अब और गंभीर हो चुका था। अंजलि ने इस केस को हाई लेवल पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन साथ ही ये भी समझ लिया कि अगर ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया तो खतरा और बढ़ सकता है। इसीलिए उसने चुपचाप अपनी टीम के साथ काम जारी रखा। तभी एक नया केस सामने आया। प्रयागराज की ही एक कॉलेज स्टूडेंट अचानक गायब हो गई। उसकी लोकेशन आखिरी बार एक प्राइवेट को वर्किंग स्पेस में मिली थी। अंजलि खुद उस जगह पर पहुंची और जांच शुरू की। वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम से कुछ संदिग्ध फाइल्स मिली, जिन्हें खोलने पर एक इनक्रिप्टेड मैसेज सामने आया, वेलकम टू द गेम। यह साफ इशारा था कि अब यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक खेल बन चुका है, जिसमें हर चाल पहले से तय है। अंजलि ने तुरंत उस सिस्टम को जब्त किया और साइबर टीम को दिया। घंटों की मेहनत के बाद उस मैसेज के अंदर छुपा एक कोड मिला, जो एक लाइव लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा था। बिना देर किए अंजलि अपनी टीम के साथ वहां पहुंची, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। एक पूरा सेटअप जैसे कोई कंट्रोल रूम हो, लेकिन सब कुछ खाली। सिर्फ स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था, जिसमें एक नकाबपोश आदमी बैठा था और धीमी आवाज में कह रहा था, मैडम आप बहुत आगे आ चुकी हैं, लेकिन इस बार खेल मेरे नियमों पर होगा, और अगर आपने एक भी गलती की तो कीमत बहुत बड़ी होगी। ये सुनते ही अंजलि समझ गई कि किंग अब सीधे उसे चुनौती दे रहा है, और इस बार लड़ाई सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग को हराने की है जो हर कदम पहले से सोच कर चलता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि किंग को अंजलि के हर कदम की जानकारी पहले से थी, यानी खेल अब शुरू हो चुका था। किंग की खुली चुनौती के बाद आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा समझ चुकी थी कि इस बार सामने वाला सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोच कर चलता है। इसीलिए उन्होंने जल्दीबाजी करने की बजाय हर कदम बहुत सोच समझ कर रखने का फैसला किया। साइबर टीम उस कंट्रोल रूम से मिले डेटा को लगातार डिकोड करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक और इनक्रिप्ट फाइल खुलती है, जिसमें कई शहरों के नक्शे और कुछ खास लोकेशन मार्क हुई होती है। पहली नज़र में ये सामान्य लगता है, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये सब जगह ऐसी हैं जहां भीड़ ज़्यादा होती है। मॉल, कॉलेज, इवेंट एरिया, यानी अगर यहाँ कुछ हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अंजलि को तुरंत लगा कि किंग सिर्फ ब्लैकमेल या नेटवर्क नहीं चला रहा है, बल्कि अब वो डर को हथियार बनाकर कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है। इस बीच एक वीडियो मैसेज आता है,
जिसमें वही नकाबपोश आदमी यानी किंग कहता है, मैडम आपने मेरे कई मोहरे तोड़ दिए, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगर आप मुझे रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। इसके साथ ही एक टाइमर शुरू हो जाता है, यानी अब ये एक रेस बन चुकी थी। अंजलि ने तुरंत अपनी टीम को अलग अलग शहरों में अलर्ट कर दिया और सभी संदिग्ध लोकेशंस पर निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन किंग इतना आसान नहीं था। हर जगह कुछ ना कुछ छोटा छोटा डिस्टरबेंस हो रहा था, कहीं फर्जी कॉल, कहीं झूठी अफवाह, ताकि पुलिस का ध्यान बढ़ जाए। इसी बीच एक सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंजलि को पता चला कि जिस कॉलेज स्टूडेंट का केस चल रहा था उसका भाई अचानक गायब हो गया। उसके फोन से एक मैसेज आया है, मैडम गेम खेलना है तो नियम मानने होंगे। ये साफ इशारा था कि किंग अब सीधे अंजलि पर वार कर रहा था। वो जानता था कि किसी केस से ज्यादा एक इंसान को उसकी भावनाएं कमजोर बनाती हैं, लेकिन अंजलि ने खुद को संभाला और भावनाओं में बहने की बजाय प्लान पर ध्यान रखा। उसने तुरंत उस मैसेज को ट्रैक करवाया, लेकिन लोकेशन बार बार बदल रही थी, यानी किंग अपनी पहचान छुपाने में माहिर था। तभी साइबर टीम को एक छोटी सी सफलता मिलती है। उस इंक्रिप्शन में एक पैटर्न था जो हर बार एक ही तरह से रिपीट हो रहा था और उसी से एक संभावित लोकेशन का अंदाजा लगा। अंजलि ने बिना समय गवाए उस जगह पर छापा मारा, लेकिन वहां पहुंचकर फिर वही हुआ। खाली जगह, कोई सबूत नहीं, बस एक स्क्रीन पर फिर वही वीडियो जिसमें किंग हंस रहा था और कह रहा था, मैडम आप बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप अभी भी एक कदम पीछे हैं। ये देखकर साफ था कि वो हर बार पुलिस से एक कदम आगे चल रहा है। लेकिन इस बार अंजलि ने भी कुछ अलग सोचा। उसने समझ लिया कि किंग हर बार उन्हें वहीं फंसा रहा है जहां वो खुद चाहता है, इसीलिए अब उसे उसके ही खेल में हराना होगा। उसने एक नकली ऑपरेशन प्लान किया और जानबूझकर उसकी जानकारी लीक होने दी ताकि किंग उस पर रिएक्ट करे, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में उस प्लान से जुड़ी गतिविधि शुरू हो गई, यानी किंग ने उसे सच मान लिया था। अब अंजलि के पास एक मौका था उसे ट्रैक करने का, लेकिन ये खेल अब और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि एक छोटी सी गलती न ऑपरेशन को फेल कर सकती थी बल्कि कई जिंदगियां खतरे में डाल सकती थी। और इसी तनाव के बीच टाइमर लगातार चल रहा था। अंजलि का नकली ऑपरेशन प्लान काम कर गया था और पहली बार किंग ने वही गलती की जिसका इंतजार था। उसने उस झूठी जानकारी पर रिएक्ट किया जिससे साइबर टीम को उसके नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से तक पहुंचने का मौका मिला। लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं था, क्योंकि हर सर्वर के पीछे कई लेयर की सुरक्षा थी। फिर भी धीरे धीरे एक डिजिटल ट्रेल बननी शुरू हुई। अंजलि हर कदम पर खुद निगरानी कर रही थी, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस इंसान तक पहुंचने का था जो इतने समय से सबको कंट्रोल कर रहा था। तभी एक और चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया। जो कोडिंग स्टाइल और एन्क्रिप्शन किंग इस्तेमाल कर रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी पुलिस के लिए काम करने वाले एक खास साइबर एक्सपर्ट ने बनाया था। ये वही आदमी था जो पहले भी सिस्टम के करीब रहा था और जिसने कई बड़े केस सुलझाने में मदद की थी। यानी शक अब एक ऐसे इंसान पर जा रहा था जो कभी सिस्टम का हिस्सा था और अब उसके खिलाफ खड़ा था। अंजलि को ये बात अंदर तक हिला देती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है, जिसने सिस्टम को बहुत करीब से समझा है। तभी एक पुरानी फाइल खोली जाती है जिसमें उस एक्सपर्ट का रिकॉर्ड होता है, नाम, केस हिस्ट्री और अचानक से उसका गायब हो जाना। फाइल में लिखा था कि कुछ साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान उसे सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद वो कभी सामने नहीं आया। अब ये कड़ी जुड़ने लगी थी। अंजलि ने उसकी पुरानी लोकेशंस और संपर्कों को खंगालना शुरू किया। तभी एक जगह बार बार सामने आने लगी, शहर के बाहर एक पुराना डेटा सेंटर जो अब बंद हो चुका था। अंजलि को लगा कि यही वो जगह हो सकती है जहां से किंग अपना खेल चला रहा है, लेकिन इस बार वो बिना पूरी तैयारी के कदम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो फिर से बच गया तो शायद उसे पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ किंग भी अब समझ चुका था कि अंजलि उसके करीब पहुंच रही है। उसने एक और चाल चली, एक लाइव वीडियो जिसमें उसने उस कॉलेज स्टूडेंट और उसके भाई को दिखाया जो अब भी उसके कब्जे में थे, और साफ कहा, मैडम अगर आप मुझे पकड़ना चाहती हैं तो आइए, लेकिन याद रखिए गलत कदम और इनकी जान चली जाएगी। ये सीधा चैलेंज था और अब अंजलि के सामने सबसे बड़ा फैसला भी।
क्या वो रिस्क लेकर सीधे उस जगह पर जाए या पहले और सबूत इकट्ठा करे। लेकिन समय बहुत कम था। आखिरकार उसने फैसला किया कि इस बार खेल खत्म करना ही होगा। उसने अपनी टीम के साथ उस पुराने डेटा सेंटर को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया। हर एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात की गई। अंदर जाने के लिए एक खास टीम तैयार की गई। अंजलि खुद इस ऑपरेशन को लीड करने वाली थी। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, अंदर का माहौल बहुत अलग था। सन्नाटा, अंधेरा और हर जगह लगे कैमरे जो ये दिखा रहे थे कि किंग सब कुछ देख रहा है। टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। हर कदम पर खतरा था। तभी अचानक एक स्क्रीन ऑन होती है और किंग की आवाज़ गूंजती है, मैडम आखिर आप यहाँ तक पहुँच ही गई। अब देखते हैं कौन जीतता है। ये सुनते ही साफ हो गया कि अब आखिरी टकराव शुरू होने वाला है और इस बार सच सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। पुराने डेटा सेंटर के अंदर जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही थी, माहौल अब और भी भारी होता जा रहा था। हर कमरे में लगे कैमरे ये दिखा रहे थे कि किंग हर मूवमेंट देख रहा है और हर कदम पहले से जानता है। आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है। तभी एक बड़े हॉल के सामने आकर टीम रुकती है। अंदर हल्की रोशनी थी और बीच में कई स्क्रीन लगी हुई थी जिन पर अलग अलग शहरों की लाइव फीड चल रही थी और उसी के सामने एक कुर्सी पर बैठा था किंग। जैसे ही अंजलि अंदर पहुंचती है, वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अपना चेहरा सामने करता है और उस पल पूरा माहौल सुन्न रह जाता है, क्योंकि वो वही साइबर एक्सपर्ट होता है जो कभी पुलिस की मदद करता था, जिसका नाम था आर्यन मल्होत्रा। एक ऐसा इंसान जिसने सिस्टम को करीब से देखा था और फिर उसी के खिलाफ खड़ा हो गया। अंजलि की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। उसने सीधे पूछा, ये सब क्यों? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने सिस्टम को अंदर से सड़ते हुए देखा है मैडम। जहां ताकतवर लोग बच जाते हैं और कमजोर हमेशा कुचले जाते हैं, मैंने वही खेल उनके खिलाफ खेला है। अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, तुमने न्याय नहीं किया, तुमने अपराध किया है। दोनों के बीच एक तीखी बहस शुरू हो जाती है, जहां एक तरफ कानून और व्यवस्था और दूसरी तरफ बदले और कंट्रोल की सोच। इसी दौरान आर्यन स्क्रीन पर उन लोगों की लिस्ट दिखाता है जो उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। कुछ बड़े नाम, कुछ जाने पहचाने चेहरे, और कहता है ये सब लोग बच जाते अगर मैं ना होता। लेकिन अंजलि जानती थी कि ये सिर्फ उसका बहाना है। असल में वो खुद को भगवान समझने लगा था, जो तय करता है कि कौन जिएगा और कौन नहीं। तभी अंजलि की नज़र एक कोने में जाती है जहां वो कॉलेज स्टूडेंट और उसका भाई बंधे हुए थे, जिंदा लेकिन डरे हुए। अब समय बहुत कम था। अंजलि ने टीम को धीरे से इशारा किया और सही मौके का इंतजार करने लगी। आर्यन को भी अंदाजा हो चुका था कि अब खेल खत्म होने वाला है। उसने आखिरी चाल चलने की कोशिश की, पूरा सिस्टम एक्टिव कर दिया। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया और उसने कहा, अगर मैं हारा तो ये सब भी खत्म। यानी उसने पूरे सेंटर को खतरे में डाल दिया था। अब अंजलि के सामने दो रास्ते थे, या तो उसे पकड़े या उन लोगों को बचाए। लेकिन उसने दोनों करने का फैसला किया। एक तरफ उसने अपनी टीम को बंधकों को छुड़ाने का आदेश दिया और खुद आर्यन की तरफ बढ़ी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आर्यन भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अंजलि उसे मौका नहीं देती। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो उसे काबू कर लेती है। दूसरी तरफ टीम टाइमर को रोकने में सफल हो जाती है और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। पूरा ऑपरेशन सफल होता है। किंग यानी आर्यन मल्होत्रा अब गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हार कर भी कुछ जीत गया हो। और जाते जाते वो बस इतना कहता है कि मैडम, सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है। एक आर्यन जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। यह सुनकर अंजलि कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यह बात पूरी तरह गलत भी है। लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी था कानून और न्याय। और इस तरह इस पूरे हवस के जाल का सबसे बड़ा चेहरा आखिरकार सामने आ चुका था। आर्यन मल्होत्रा उर्फ किंग की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में इस केस की चर्चा होने लगी। मीडिया से लेकर आम लोगों तक हर जगह यही सवाल था कि कैसे एक ऐसा इंसान जो कभी सिस्टम की मदद करता था, वही इतना बड़ा अपराधी बन गया। लेकिन आईपीएस मैडम अंजलि वर्मा के लिए ये सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, बल्कि एक लंबी लड़ाई का नतीजा था। जांच एजेंसियों ने आर्यन के पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू किया और धीरे धीरे उसके सारे लिंक सामने आने लगे। देश के अलग अलग शहरों में फैले लोग, छुपे हुए सर्वर, फर्जी कंपनियां और वो सारे लोग जो इस गंदे खेल का हिस्सा थे, एक एक करके सब पकड़े जाने लगे। कोर्ट में केस चला और इस बार सबूत इतने मजबूत थे कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
पीड़ित लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर गवाही दी और उनके बयान ने पूरे सच को सबके सामने रख दिया। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद आखिरकार जज ने फैसला सुनाया, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी चालाक या ताकतवर क्यों ना हो। जो समाज को नुकसान पहुंचाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। आर्यन को उम्र कैद की सजा दी गई और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के आदेश दिए गए। कोर्ट रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो डर का नहीं बल्कि एक लंबे संघर्ष के खत्म होने का सन्नाटा था। बाहर निकलते ही मीडिया ने अंजलि को घेर लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह जीत सिर्फ पुलिस की नहीं उन लोगों की है जिन्होंने डर के बावजूद सच बोलने की हिम्मत दिखाई। कुछ दिन बाद अंजलि फिर से अपने ऑफिस में बैठी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि वो जानती थी कि अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तभी उसकी टेबल पर एक नई फाइल आती है। वो उसे खोलती है और उसमें लिखा होता है, एक नया केस, एक नई कहानी, एक नया खतरा। अंजलि हल्की सी मुस्कान के साथ फाइल बंद करती है और कहती है, जो भी होगा कानून के सामने आएगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, एक साफ संदेश के साथ कि हवस, लालच और ताकत का गलत इस्तेमाल चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। और अगर कोई खड़ा होने की हिम्मत करे तो सबसे बड़ा जाल भी टूट सकता है।